Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। आज है 24 अप्रैल, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज की मेजर हेडलाइंस जो कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लेशियर लेक्स के बारे में। नाउ ग्लेशियर लेक्स को लेकर रिसेंटली हमारे पास इसरो की एक स्टडी आई है जिसके अंदर ये शो किया गया है कि अगर हम इंडिया के हिमालयन रिवर बेसिन्स की बात करें, हमारे हिमालयन रीजन के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो ये देखने के लिए मिला है कि इंडियन हिमालयास में ग्लेशियर लेक्स की सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हो रही है। द ग्लेशियर लेक्स आर एक्सपैंडिंग इन द इंडियन हिमालयास। तो इसकी डिटेल्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अदर देन दैट हम बात करेंगे आज FMCG फर्म्स के बारे में। नाउ सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है FMCG फर्म्स होती क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है। FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का जो इशू है ये चल रहा है, हमने इसे फॉलो भी किया है, कर रहे हैं। वी नो दैट कि एक इंडिया की एक वेरी वेल नोन आयुर्वेदिक कंपनी है पतंजलि, जिससे लेकर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस केस के अंदर जो इसके स्कोप है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइडन अप किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया के अंदर ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो फर्म्स हैं इनके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए इफ़ दे आर यूजिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। क्योंकि रिसेंटली एक केस हमारे पास आया है जिसके अंदर शुगर कंटेंट की बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे गुड सेल किए जा रहे हैं जिसका शुगर कंटेंट इंडियन मार्केट्स के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर एरियाज़। तो जानेंगे FMCG फर्म्स के बारे में और जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आई हैं और इससे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को हम रिलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है 2024 की, न्यू EV पॉलिसी। एंड इस पॉलिसी का मेन एम है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन को बूस्ट करना। तो जानेंगे कि इंडिया मेजरली कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले रहा है, कौन कौन से मेजर फीचर्स हैं इस पॉलिसी से जिससे कि इंडिया के अंदर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट कर रहे हैं। एंड लास्टली आज एक इम्पॉर्टेंट स्कीम हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में आई है विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो एक ओवरव्यू देखेंगे इस स्कीम का, ऑब्जेक्टिव क्या था, कब लॉन्च हुई थी, क्या टारगेट था और इन रियलिटी टर्म्स अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो क्या क्या अचीव कर चुकी है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो के। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लेशियर लेक्स के बारे में। देखिए ग्लेशियर लेक्स, इसे लेकर इसरो की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर हिमालयन रीजन्स के अंदर जो हमारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं उनको लॉन्ग टर्म सैटेलाइट से मॉनिटर किया गया। मतलब अगर आप इसकी मॉनिटरिंग की हिस्ट्री देखें तो कुछ 1984 से लेकर सिंस 1984 से 2023 तक लॉन्ग टर्म सैटेलाइट्स ने हिमालयन रीजन के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं उनको मॉनिटर किया और आज हमारे पास एक प्रेजेंट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स की एक्सपेंशन हो रही है इंडियन हिमालयास में। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए जब भी हम ग्लेशियर लेक्स की बात करते हैं या फिर हिमालयास की बात करते हैं। देखिए हिमालयास एज वी ऑल नो काफ़ी ज़्यादा हाइट है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो हिमालयाज़ में हैं, हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। एंड इसीलिए इवन हिमालयाज़ को आपने सुना होगा, दे आर नोन एज थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयाज़ आर नोन एज थर्ड पोल। और थर्ड पोल क्यों कहा जाता है? थर्ड पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंबर 1, एक तो हमारे हिमालयाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स के साथ साथ काफ़ी एक्सटेंसिव स्नो कवर यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए पोल्स, थर्ड पोल कह रहे हैं, दो पोल कौन से हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दोनों ही पोल्स की खास बात क्या है? टेम्परेचर वहाँ पे बहुत कम है, ग्लेशियर्स हैं, स्नो कवर है। और सिमिलरली हिमालयाज़ की हाइट ज़्यादा होने की वजह से, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से हिमालयाज़ में भी बहुत एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स हैं, स्नो कवर है, इसीलिए हिमालयाज़ को थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।
अब देखिए यहीं पे हिमालयाज़ के अंदर अब हमने देख लिया कि ओके यहाँ पे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, और जब भी हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं वी अंडरस्टैंड दैट ग्लेशियर्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल व्हेन इट कम्स टू द फ्रेश वाटर, क्योंकि जो भी हमारी रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं उनका सोर्स क्या है, उन रिवर्स के अंदर जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स हिमालयन रीजन्स में। और आप देखिए कितनी ही मेजर ऐसी रिवर्स हैं जो कि हिमालय से आ रही हैं, चाहे वो इंदस रिवर सिस्टम हो, चाहे वो गंगा रिवर सिस्टम हो, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो, इन सब का जो सोर्स है फ्रेश वाटर का दैट इज़ योर ग्लेशियर और ग्लेशियर लेक्स। और इससे इट सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल डाउनस्ट्रीम। हमारा एग्रीकल्चर, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी वाटर रिक्वायरमेंट, ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हिमालय के अंदर जो ग्लेशियर लेक्स हैं उनके ऊपर। ठीक है जी। अब देखिए आज का हमारे आर्टिकल का मेन थीम क्या है? हमारे आर्टिकल का आज का मेन थीम ये कह रहा है कि अगर हम हिमालय एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे हमारी जो ग्लेशियर लेक्स प्रेजेंट हैं उनकी बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन हो रही है। दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ हैपनिंग? हमारे ग्लेशियर लेक्स की, हिमालयन रीजन में जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? अगर ग्लेशियर लेक्स एक्सपैंड हो रही हैं तो मतलब क्या? ये एक क्लियर इंडिकेटर है। इट इज़ शोइंग कि हमारे क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसका ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रही हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और इसीलिए ग्लेशियर लेक्स क्या कर रही हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं। हिमालयन रीजन जो कि एक ऑलरेडी डेलिकेट इकोसिस्टम है दैट इज़ फेसिंग द सिवियर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि हमें कौन इंडिकेट कर रहा है? द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स। ठीक है जी। अब देखिए इस रिपोर्ट के अंदर एम्फेसाइज किया गया कि हमें हमारे हिमालयन रीजन को कंजर्व करना होगा, क्योंकि जब ग्लेशियर लेक्स की रैपिडली एक्सपेंशन होती है मतलब ग्लेशियर जो है, जो वाटर है वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने की वजह से जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो एक्सपैंड हो रही हैं। और आप जानते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था? वी रेड अबाउट इट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। जब इतना ज़्यादा अमाउंट में वाटर मेल्ट होगा तो जो ग्लेशियर लेक्स हैं वहाँ से आउटबर्स्ट फ्लड्स आ जाते हैं। एंड इनको देखते हुए अब देखिए हमें जो रिस्क हैं उनको भी मिटिगेट करना होगा और हमें ऐसी इफ़ेक्टिव क्लाइमेट एक्शन स्ट्रैटेजीज़ बनानी होगी इस रीजन में जिससे कि हम इस खतरे को यहाँ पे मिटिगेट कर सकें और रादर रिवर्स कर सकें। तो आई होप एक आइडिया आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दिस रिपोर्ट इज शोइंग अस। तो अब अगर आप इसकी हेडलाइन पढ़ें, मैनी ग्लेशियर लेक्स आर एक्सपैंडिंग, शोज इसरोज इमेजेस ऑफ कैचमेंट ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन में जो रिवर बेसिन्स हैं उनकी इमेजिंग यहाँ पे की गई है। ठीक है जी। अब कुछ अगर हम मेजर फाइंडिंग्स की बात करें कि इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी मेजर फाइंडिंग्स हमारे पास आई हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज यू आर राइटिंग एन आंसर जिसके अंदर आप ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की बात कर रहे हैं या फिर आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं एंड यू वांट टू राइट अ पर्सपेक्टिव कि किस तरह ये इंडियन हिमालयाज़ के ऊपर अपना इम्पैक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में इस रिपोर्ट के जो हमारे पास मेजर फाइंडिंग्स हैं आप उन्हें वहाँ पे साइट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस रिपोर्ट ने कहा कि अगर हम 1984 से देखें जो इमेजिंग हम कर रहे हैं, देयर आर 27% ग्लेशियर लेक्स जो कि आइडेंटिफाइड ग्लेशियर लेक्स थी, दे हैव सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड। 27% आइडेंटिफाइड ग्लेशियर लेक्स जो कि उस टाइम पे आइडेंटिफाइड थी, दे हैव सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड। तो एक तो ये चीज़ देखिए। अच्छा, अब जो वहाँ पे हमें जो ग्लेशियर लेक्स नज़र आती हैं उसे लेकर एक पैरामीटर है, वो क्या है कि टोटल देर आर 676 ग्लेशियर लेक्स ओवर देयर, जिसमें से 130 ऑफ देम आर लोकेटेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। प्राइमरीली हमारा इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो रिवर बेसिन है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है।
और क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर रिट्रीट बहुत तेज़ी से हो रहा है, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, थिनिंग हो रही है, इसकी वजह से ये जो एक्सपेंशन है ये हमें देखने के लिए मिल रही है। सो इसरो ने एनालाइज किया इवन मोर देन 2000 अराउंड 2400 ग्लेशियर लेक्स को मॉनिटर किया जो कि 10 हेक्टेयर से बड़ी हैं, और उनके अंदर देयर वाज दिस 676 ग्लेशियर लेक्स जिन्होंने नोटेबली एक्सपेंशन की है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर जो 130 ग्लेशियर लेक्स हैं, अगर हम उनका देखें तो इनमें से जो 65 ग्लेशियर लेक्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द इंडस का बेसिन, इंडस रिवर के बेसिन में है। 7 of them are located in the Ganga river basin and 58 of them are located in ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, पहली बात तो ये। और इनमें से जो एक्सपेंशन हो रही है, अब देखो देर आर 676 लेक्स जो कि काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड हो रही हैं, ये हमें दिख गया। अच्छा, इनमें से भी 601 लेक्स ऐसी हैं जो कि ग्रो कर रही हैं मोर देन ट्वाइस इन साइज, मतलब मोर देन ट्वाइस का रेट चल रहा है 601 लेक्स का। एंड देन देर आर 10 लेक्स जो कि 1.5 to 2 टाइम्स के बीच में एक्सपैंड हो रही हैं, एंड देन देर आर 65 लेक्स जो कि 1.5 टाइम्स से एक्सपैंड हो रही हैं। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से एक्सपेंशन हो रही है। फिर देखा गया कि इसमें अलग अलग तरह की ग्लेशियर लेक्स होती हैं, कुछ मोरेन डैम्ड होती हैं, कुछ इरोजन के ऊपर बेस्ड होती हैं, कुछ आइस डैम्ड होती हैं। ऑल ऑफ देम आर एक्सपैंडिंग, और ज़्यादातर एक्सपेंशन जो हो रही है वो मोरेन डैम्ड के ऊपर हो रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है एज कम्पेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ ग्लेशियर लेक्स। ठीक है जी, तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का जो रिस्क है वो यहाँ पे हमें शो किया जा रहा है कि किस तरीके से इनकी लेक्स की जो एक्सपेंशन है ये हमें शो कर रही है कि फ्यूचर में भी अगर इतना लार्ज वॉल्यूम के अंदर ग्लेशियर का मेल्टेड वाटर आएगा तो यहाँ से जो डिफरेंट ट्रिगर फैक्टर्स हैं, चाहे एवलांच हो, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो, इन सब से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसे इवेंट जो कि लास्ट ईयर सिक्किम में हुआ था, इसकी टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इस रिपोर्ट ने हमें शो किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। So the headline says that government should act on the fast moving consumer good firms using misleading advertisement, says Supreme Court. ठीक है, अब देखो एक इशू चल रहा है। इशू क्या चल रहा है? इशू वाज अबाउट नेस्लेज बेबी फूड प्रोडक्ट्स। तो रिसेंटली क्या हुआ, ये कहा गया कि इंडिया में और इवन अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर नेस्ले जो अपने बेबी प्रोडक्ट सेल करता है उसके अंदर शुगर कंटेंट हायर है एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन्स। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इवन कहा गया है, हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इसे इसको लेकर इन्वेस्टिगेशंस करें, व्हाट कुड बी द रीज़न और दिस इज़ राइट और रॉन्ग, कि नेस्ले के इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें फूड जो शुगर प्रोडक्ट है, जो शुगर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ से क्या है, एक टर्म आ गई हमारे पास, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज नेस्ले इज़ वन ऑफ दैट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते क्या हैं। ठीक है, इनको ना कभी कभी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स भी कह देते हैं। ये बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत क्विकली सेल होते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, मतलब काफ़ी महंगे नहीं होते, इसीलिए बहुत क्विकली इनकी जो वॉल्यूम है काफ़ी हाई वॉल्यूम के अंदर सेल होती है। और जो इन्वेंटरी है उसका टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी सोल्ड होता है तो उतनी ही क्विकली इन्वेंट्री का टर्नओवर होता है। सो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कंज्यूमर की नीड्स को केटर करते हैं। यूजुअली जो हमारी एसेंशियल एवरीडे आइटम्स हैं, फूड एंड बेवरेज, टॉयलेटरीज, क्लीनिंग सप्लाई, जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जो कि एवरीडे एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको जो फर्म्स बनाती हैं उन्हें कहा जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि क्योंकि फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं, डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, एंड इवन इसकी जो कंज्यूमर डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए मोस्ट ऑफ देम आर पेरिशेबल, तो इसीलिए बहुत छोटी शेल्फ लाइफ होती है, कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा है, हाई वॉल्यूम में सेल्स होती है, और जल्दी जल्दी जो इन्वेंटरी है उसका टर्नओवर होता रहता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर
ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, दिस इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा दैट दिस इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर इन आवर इंडियन इकोनॉमी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और अगर हम अर्बन सेक्टर की बात करें तो 65% ओवरऑल एनुअल सेल्स जो हैं वो अर्बन एरियाज़ के अंदर होती हैं आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इंडिया के अंदर इसकी वजह से जनरेटेड है। अराउंड 3 million people they are being given employment in this particular sector. 5% जो टोटल फैक्ट्री की एम्प्लॉयमेंट इंडिया में है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। लेकिन दे आर फेसिंग सम हर्डल्स, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये हिदायत दी है कि यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर इनका प्रोडक्ट सेल होता है और बहुत जल्दी जल्दी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते हैं और इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर होता है, स्पेशली फैमिलीज़ विद बेबीज़ एंड स्कूल चिल्ड्रन। तो इसीलिए अगर वहाँ पे भी कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो रही है तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हदायत दी है। आगे बढ़ते हैं। न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2024 न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज देखिए लास्ट मंथ हमने बात भी की थी इसकी। यूनियन गवर्नमेंट ने न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो थी वो अप्रूव की ताकि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सके। और भी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि टेस्ला और इवन चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स जो हैं उनको इंडियन मार्केट के अंदर एक एक्सेस मिल सके और हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन बढ़ सके, तो उसे लेकर हमारे पास एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आती है। वी वांट कि इंडिया एक प्राइम मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए। अब इस इनिशिएटिव से वी आर ऑल्सो अलाइनिंग दिस कि जो मैन्युफैक्चरिंग है अगर वो इंडिया में होगी तो एक तो हम हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के गोल की तरफ जा पाएंगे और सेकेंडली हमारा जो मेक इन इंडिया कैंपेन है हम उसको भी, उस गोल को भी यहाँ पे फोर्टिफाई कर पाएंगे। अब क्या किया गया, अगर हम इस पॉलिसी की बात करते हैं तो मेजरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जब इंपोर्ट होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो इसके ऊपर लगती है ड्यूटी, ठीक है, जिसे कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। और इस कस्टम ड्यूटी के जो रेट्स हैं इस न्यू पॉलिसी के अंदर इन रेट्स को, इस ड्यूटी को रिड्यूस किया गया। ठीक है, रिड्यूस किया गया इस ड्यूटी को। और अब जो कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर लगने वाली है दैट वुड बी ऑफ 15% ओनली। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट्स के ऊपर लगने वाले कस्टम ड्यूटी रेट को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कैप्स भी दिए गए हैं कि आप कितना इंपोर्ट कर सकते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट की प्री रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अब अगर हम 1 by 1 करके देखें तो पहले क्या था, प्रेजेंटली 70 to 100% की जो ड्यूटी थी उसे 15% पे ला दिया गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखी गई कि जो भी मेकर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो 3 साल के अंदर अंदर इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे। तो कहीं पे भी इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि जो भी टोटल ड्यूटी है या अगर वो जब 6,484 करोड़ की हो जाएगी या फिर जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है इंडिया में, वॉट एवर वुड बी द लो, वो वेव ऑफ किया जाएगा ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्टेड इन इंडिया। तो एक कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। वी वांट कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग जो जब हम इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर अंदर ये कंपनीज इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश भी करें। इसी के साथ साथ टारगेट रखा गया है, लिमिट सेट की गई है कि मैक्सिमम 40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जा सकते हैं स्कीम के अंडर। और अगर हम यूनिट्स की बात करें सो नॉट मोर देन 8,000 यूनिट्स अ ईयर। तो यहाँ पे हम एक टारगेट भी सेट कर रहे हैं, एक लिमिट भी सेट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स के पास 3 साल हैं इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। 3 साल तक 25% लोकलाइजेशन हो जानी चाहिए और वहीं 5वें साल तक 50% लोकलाइज हो जानी चाहिए इस पूरे इंसेंटिवाइज ऑपरेशन की वजह से। तो ये एक हमने एक स्कीम बनाई है, एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है हमारे पास, जिससे कि हम इंडिया के अंदर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हैं। लास्टली आज के हमारे अखबार में एक इम्पॉर्टेंट स्कीम न्यूज़ में है विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMA अर्बन स्कीम।
ठीक है, अब देखिए ये जो स्कीम है ये नई स्कीम नहीं है, कुछ 2015 में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया था इन 2015। एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है? वेरी इजी, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसे इम्प्लीमेंट करती है। ऑब्जेक्टिव ये था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, कि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं अर्बन एरियाज में उन सबको ऑल वेदर पक्का घर, ऑल वेदर पक्का हाउस 2022 तक सबको मिले। दैट वाज द एम ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो अर्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया का सारा अर्बन एरिया कवर करता है। वो सारे स्टैट्यूटरी टाउन्स, कोई भी टाउन जो नोटिफाई किया गया है, डेवलपमेंट एरियाज, नोटिफाइड प्लानिंग, उन सब को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इस स्कीम के मेजरली 4 वर्टिकल्स थे। सबसे पहला था, अगर आप इसे अगर हम समझें, सो द फर्स्ट वर्टिकल वाज बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट। दूसरा था अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, दिस वाज अनदर वर्टिकल। थर्ड वर्टिकल था इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। एंड द लास्ट वाज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये 4 वर्टिकल थे। अब यहाँ पे देखो, जो इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट वाला जो वर्टिकल है, दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इस स्कीम को इवन बढ़ाया गया, आगे इंक्रीज़ की गई इसकी लिमिट को। लेकिन आज के वीडियो में, अगर हम आज के पेपर में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ओवरव्यू आया है जिसमें बताया गया है कि ये जो स्कीम है ये कितनी सफल रही। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही फाइनेंशियली इसमें कंट्रीब्यूट करते थे। इसमें मेन था कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाए प्राइवेट डेवलपर्स की पार्टिसिपेशन से। वीकर सेक्शंस के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग हो, उनके लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम लाई गई। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप भी आया यहाँ पे, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को लाया गया। और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, ये हमने देखा, ये 4 मेन वर्टिकल्स थे। अब हमारे पास अगस्त 2022, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 का टारगेट था, तो 2022 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि ये स्कीम कंटिन्यू होगी टिल 31 दिसंबर 2024। 2 साल की इसे यहाँ पे एक्सटेंशन दी गई, ताकि जो ऑलरेडी सैंक्शनड हाउसेज हैं बाय 31 मार्च ऑफ 2022 उन सब का काम यहाँ पे पूरा किया जा सके। अब करंटली गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे 20 मिलियन हाउसेस की शॉर्टेज है और अर्बन एरियाज़ में 3 मिलियन हाउसेस की शॉर्टेज है। एंड इवन बाय 2023 जो अर्बन शॉर्टेज है दैट वाज मोर देन 60 लाख हाउसेस। एंड अगर हम ये मान लें कि एज ऑफ अगर हम प्रेजेंट डाटा देखें तो जो शॉर्टफॉल है दैट वुड बी अराउंड 40 लाख हाउसेज फ्रॉम द सैंक्शन एंड द कंप्लीटेड सेगमेंट अगर हम यहाँ पे देखें। सो येस, उतना जितना अचीव करना चाहिए था उतना ये अचीव नहीं कर पाई है। डेफिनेटली जो करंट एस्टिमेट्स हैं अर्बन लैंडस्केप के, वो यही शो करता है कि जो सक्सेस थी इस पर्टिकुलर स्कीम की, इट बेसिकली डिपेंडेंट कि जो स्लम्स में लोग रह रहे हैं उनको आप हाउसिंग प्रोवाइड कर पाते, लेकिन वो उतने नंबर्स को पूरा नहीं कर पाया है। बट इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस पर्टिकुलर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है दैट वाज अराउंड 25%। कुछ 25% के आसपास जो कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बियर किया है एंड द बल्क ऑफ द मनी वाज शेल्ड आउट ऑफ द बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स देमसेल्व्स। सो ये एक ओवरव्यू हमें ये शो करता है कि क्या किस तरह सक्सेस रही है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।